यूनिट अपनी चल रही है इकोलॉजी। इकोलॉजी की हम बात कर रहे थे और कल की क्लास में अपन ने बात कर ली थी किसकी, फूड चेन की। ठीक है, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला की हम बात कर रहे थे। अब देखिए खाद्य श्रृंखला क्या होती है, तो कल अपन ने बात की कि जीव भोजन के लिए अन्य जीवों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, खाते हैं, जिसके कारण से हमारे परितंत्र में एक श्रृंखला का निर्माण होता है। चूंकि ये श्रृंखला भोजन के लिए बनी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगली बात आती है खाद्य जाल। इससे अगला टॉपिक है, हेडिंग लगाओ, खाद्य जाल, फूड वेब। खाद्य जाल की बात करते हैं, फूड वेब की बात करते हैं। तो कल अपन ने टाइप्स देखे थे कि जो फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, उनके प्रकार अपन ने देखे थे। ठीक है, अब अनेक प्रकार की जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, देखो पूरी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं घास को टिड्डा खा रहा होगा, उसको कोई और खा रहा होगा, कहीं ना कहीं घास को हिरण खा रहा होगा, उसको कोई और खा रहा होगा, कहीं ना कहीं घास को खरगोश खा रहा होगा, उसको कोई और खा रहा होगा। ठीक है, यानी बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं हमारे परितंत्र में चल रही हैं। इन सारी खाद्य श्रृंखलाओं की यदि हम एक साथ कल्पना करें तो हमें एक जाल प्राप्त होता है और उसी को क्या कहते हैं, खाद्य जाल। तो नोट कीजिएगा, पृथ्वी पर संपन्न होने वाली, पृथ्वी पर पृथ्वी पर संपन्न होने वाली, पृथ्वी पर संपन्न होने वाली अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की, पृथ्वी पर संपन्न होने वाली अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं, अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं की एक साथ कल्पना करें, खाद्य श्रृंखलाओं की एक साथ कल्पना करें, एक साथ कल्पना करें तो हमें खाद्य श्रृंखलाओं का, तो हमें खाद्य श्रृंखलाओं का, तो हमें खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल प्राप्त होता है, एक जाल प्राप्त होता है, एक जाल प्राप्त होता है, नेट प्राप्त होता है, जिसे खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं, जिसे खाद्य जाल या इंग्लिश बोले तो फूड वेब, खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। नोट कीजिए, देखिए यहां पर मान लीजिएगा कि ये घास है, उत्पादक है, और इन उत्पादकों को कहीं पर खा रहा है, मान लो टिड्डा। ठीक है, टिड्डे को खा रहा है मेंढक, मेंढक को खा रहा है कौन, सांप। ठीक है, ऐसे ही उत्पादक को कहीं ना कहीं खा रहा होगा खरगोश, खरगोश को खा रहा होगा कौन, बिल्ली, और बिल्ली को कोई और जीव खा रहा होगा, कुत्ता खा रहा होगा। ठीक है, बिल्ली को खा रहा होगा कौन, कुत्ता। कहीं ना कहीं घास को खा रहा होगा हिरण, हिरण को खा रहा होगा शेर। तो ऐसे बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं हैं। इन सभी खाद्य श्रृंखलाओं की हम एक साथ कल्पना करें, एक साथ इनको देखें, तो इस प्रकार ये एक जाल हमें प्राप्त होता है और इसी को कहते हैं खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। बना लो, नोट कर लो इसको। ऊर्जा प्रवाह का नियम बता दिया था क्या, 10% वाला?
हो गया। देखिए, तो हमने बात की फूड चेन और फूड वेब की। अब मुझे एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि परितंत्र में कोई जीव जो है वो दूसरे जीव को खा रहा है, किस लिए खा रहा है? ऊर्जा के लिए। किसके लिए खा रहा है? यानी भोजन के रूप में खाता है, और भोजन से क्या मिलती है? ऊर्जा। और इस ऊर्जा से ही दैनिक कार्य जीव अपने संपन्न करता है। रोजाना के जो भी कार्य करने होते हैं उनके लिए हमें ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। यानी कि हमारा जो परितंत्र है इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो हेडिंग लगाइए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने इकोसिस्टम का। देखो, परितंत्र में, इकोसिस्टम में, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। बोले तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं यहां पर यह बता दूं आपको कि एक ऊष्मागतिकी का एक नियम है, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये ऊष्मागति, जब भी ऊष्मा की बात आती है, ऊर्जा की बात आती है, तो हर जगह, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, दैनिक जीवन हो, हर जगह ये नियम लागू होता है। कौन सा? ऊष्मागतिकी का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है ये नियम? ये नियम कहता है कि ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बात क्लियर? ओके। जैसे सौर ऊर्जा है, पौधे उसको लेके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। मान लीजिएगा कि अपन ने विद्युत ऊर्जा दी पंखे को, पंखा घूम रहा है, यांत्रिक कार्य कर रहा है, तो विद्युत ऊर्जा बदल गई, यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। डायनेमो घूमता है तो बाहर करंट देता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। मोमबत्ती जल रही है तो उसमें रासायनिक पदार्थ है, तो रासायनिक ऊर्जा प्रकाश और उष्मा में बदल रही है। बल्ब जल रहा है तो विद्युत जारी है, तो विद्युत को बल्ब, उष्मा और प्रकाश में बदल रहा है। इस प्रकार से एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल सकते हैं, लेकिन हम ऊर्जा को उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है वो क्या है? फिक्स है, निश्चित है। ठीक है, ओके। तो लिखिए इसमें, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को, ऊर्जा को ना तो, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही, और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। केवल, केवल, केवल एक प्रकार की ऊर्जा को, केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में, दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। ठीक है, अब आइए, अब हम बात करें परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की। तो जब ऊर्जा प्रवाह की बात करते हैं तो ये तो है उत्पादक, और उत्पादक को भोजन के रूप में कौन खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में कौन खा गया? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खा गया? तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर। यानी कि ऊर्जा उत्पादक से कहां जाएगी? प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगी। यानी कि ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता से कहां जाएगी? द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगी। यानी कि ऊर्जा द्वितीयक उपभोक्ता से किस में जाएगी? प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगी। क्लियर? ओके। लेकिन ये कितनी ऊर्जा जाएगी?
इसके बारे में एक वैज्ञानिक ने बताया और उनका नाम था लिंडेमान। क्या नाम था? लिंडेमान। ठीक है, लिंडेमान। तो लिंडेमान साहब जो थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऊर्जा के प्रवाह को समझाया और एक नियम दिया जिसे लिंडेमान का ऊर्जा प्रवाह का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंडेमान का ऊर्जा प्रवाह का नियम। और इस ऊर्जा प्रवाह के नियम का जो नाम था वो था 10% का नियम। और 10% कह दो या 10वां भाग कह दो, इसलिए इसको दशांश का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दशांश का नियम, 10वां अंश यानी दशांश का नियम। तो सीधा प्रश्न पूछे, ऊर्जा प्रवाह के लिए दशांश का नियम या 10% का नियम किसने दिया? तो ये लिंडेमान साहब ने दिया। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि जब ऊर्जा एक पोषक स्तर से, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है तो केवल कितनी ऊर्जा, 10% ऊर्जा ही आगे स्थानांतरित होती है। कितनी ऊर्जा? 10% ऊर्जा ही आगे स्थानांतरित होती है, शेष 90% ऊर्जा वातावरण में चली जाती है। यानी कि उत्पादक में जितनी ऊर्जा है उसका केवल 10% कहाँ जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता में। प्राथमिक उपभोक्ता में जितनी ऊर्जा है उसका 10% द्वितीयक में, और द्वितीयक उपभोक्ता में जितनी ऊर्जा है उसका 10% जाएगा किसमें? तृतीयक उपभोक्ता में जाएगा। कैसे जाएगा? एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, नोट करवा दूंगा अभी। देखिए, अभी हमने कहा उत्पादक, उत्पादक में मान लीजिएगा ऊर्जा है 1000 किलो कैलोरी। कितनी है? उत्पादक से ऊर्जा कहाँ जाएगी? प्राथमिक उपभोक्ता में। उत्पादक से ऊर्जा कहाँ जाएगी? प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगी। तो इसका कितना परसेंट आएगी? 10%। तो 1000 का 10% 100। तो प्राथमिक उपभोक्ता में ऊर्जा कितनी आ गई? 100 किलो कैलोरी आ गई। प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा किस में जाएगी? द्वितीयक में जाएगी। कितनी प्रतिशत जाएगी? 10% जाएगी। तो कितनी पहुंची यहाँ पर? 100 का 10% बोले तो 10 किलो कैलोरी। और यहाँ से ऊर्जा जाएगी किस में? तृतीयक उपभोक्ता में। कितने प्रतिशत जाएगी? इसकी 10% जाएगी। तो 10 का 10% 1 किलो कैलोरी। क्लियर? तो इस प्रकार लिंडेमान साहब ने बताया कि परितंत्र में जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हमेशा उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की ओर जाती है। कैसे? उत्पादक है मान लीजिएगा घास, और इसको खाया, हम बार बार कह रहे हैं कौन? टिड्डा खाया, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। इसको खा रहा है कौन? मेंढक है। और इसको खा रहा है कौन? सांप। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि सांप को मेंढक खा जाए, मेंढक को टिड्डा खा जाए, टिड्डे को घास खा जाए? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए एक प्रश्न पूछता है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है, यूनिडायमेंशनल होता है। यानी ऊर्जा हमेशा उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की ओर ही जाती है। कभी भी ऊर्जा तृतीयक उपभोक्ता से वापस उत्पादक की ओर नहीं आती है। इसे कहते हैं ऊर्जा प्रवाह का एक दिशीय नियम। यानी कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। एक दिशीय, एक ही दिशा में एक दिशीय होता है। और ये एक दिशीय जो है इसे क्या कहेंगे? अग्र, फॉरवर्ड कहेंगे, आगे की ओर ही होता है। ठीक है, ओके। कितनी ऊर्जा जा रही है? 10%। ऊर्जा का मान लगातार क्या होता है? कम। कि जब उत्पादक से ऊर्जा कहाँ जाती है? तृतीयक उपभोक्ता में। उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता तक ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मान उत्तरोत्तर कम होता जाता है। क्या होता जाता है? उत्तरोत्तर कम होता जाता है। उत्तरोत्तर कम होता जाता है। उत्तरोत्तर का मतलब क्या है? तीव्र गति से। तीव्र गति। 1000 का सीधा ही 100, कहाँ 1000 कहाँ 100, 100 का सीधा ही 10, 10 का सीधा ही 1। कितना कम हो गया ना? एकदम से कम हो रहा है। इसे कहते हैं उत्तरोत्तर कम होना। क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर कम होना। क्लियर? पहले नोट करो इसको।
यस, हो गया। कर दूं नेक्स्ट? चलिए नोट किए, नोट कीजिए। तो परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, जो अग्र दिशा में होता है, और उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता तक जब ऊर्जा जाती है तो ऊर्जा का मान उत्तरोत्तर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये सारी बात किसने बताई? ये सारी बात दशांश के नियम में या 10% के नियम में लिंडेमान साहब ने बताई। अब इनके बाद एक साइंटिस्ट आई जिनका नाम था चार्ल्स एल्टन। क्या नाम था? चार्ल्स एल्टन। हो गया? चलिए, इनके बाद एक साइंटिस्ट आई जिनका नाम था चार्ल्स एल्टन। और चार्ल्स एल्टन साहब ने ये कहा कि लिंडेमान साहब जो ऊर्जा का स्थानांतरण बता रहे हैं कि 10% ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इस बात को एक अलग तरीके से समझा सकता हूं। और उन्होंने इसी ऊर्जा प्रवाह को समझाने के लिए एक संकल्पना दी जिसे कहते हैं पिरामिड संकल्पना। उन्होंने ऊर्जा के प्रवाह को, देखो लिंडेमान साहब ने तो ऊर्जा प्रवाह को श्रृंखला में बताया, उन्होंने किस में बताया? पिरामिड के रूप में बताया, स्तूप के रूप में बताया, इसलिए उसको पिरामिड संकल्पना कहते हैं। तो हेडिंग लगाइए, चार्ल्स एल्टन की, चार्ल्स एल्टन की, चार्ल्स एल्टन की पिरामिड संकल्पना। यहां से भी प्रश्न उठाता है, पिरामिड संकल्पना, चार्ल्स एल्टन की पिरामिड संकल्पना। चार्ल्स एल्टन की पिरामिड संकल्पना क्या है समझिए। इन्होंने कहा कि लिंडेमान साहब कह रहे हैं कि उत्पादक, और उत्पादक पर निर्भर है कौन? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है कौन? द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ताओं पर कौन निर्भर है? तृतीयक उपभोक्ता। बात बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो खाद्य श्रृंखला है, ये जो फूड चेन बन गई, इस फूड चेन का जो बेस है, आधार है, ये बेस कौन है? प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। अगर किसी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक नहीं होंगे तो क्या वो खाद्य श्रृंखला होगी? खाद्य श्रृंखला के सभी जीव किस पर निर्भर है भाई? ये इस पर निर्भर है, ये इस पर निर्भर है, ये इस पर निर्भर है। अगर ये नहीं होगा तो आगे कोई भी नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि खाद्य श्रृंखला, चार्ल्स एल्टन साहब ने कहा कि खाद्य श्रृंखला जो होती है, फूड चेन जो होती है, इस फूड चेन का बेस कौन है? तो इसका बेस है उत्पादक। और बेस हमेशा ऊपर होता है कि नीचे होता है? नीचे होता है। आधार कहाँ होगा? नीचे होगा बेस। ठीक है, तो ये तो हो गया उत्पादक।
और इस उत्पादक पर कौन निर्भर है, इसके ऊपर निर्भर है कौन, तो इसके ऊपर लिखो इसको प्राथमिक उपभोक्ता। इसके ऊपर कौन निर्भर है, द्वितीयक उपभोक्ता। इसके ऊपर कौन निर्भर है, तृतीयक उपभोक्ता। तो इन्होंने इसी खाद्य श्रृंखला को ऐसे बता दिया। अब इन्होंने कहा कि मान लीजिएगा कि उत्पादक में ऊर्जा है 1000 किलो कैलोरी, तो प्राथमिक उपभोक्ता में कितनी जाएगी, 100 किलो कैलोरी। यही भी यही बात करें तो द्वितीयक उपभोक्ता में कितनी जाएगी, 10 किलो कैलोरी। और तृतीयक उपभोक्ता में कितनी जाएगी, 1 किलो कैलोरी ऊर्जा जाएगी। बात वो की वही है। इन्होंने कहा कि 1000 किलो कैलोरी के लिए हम 1000 किलो कैलोरी को प्रकट करने के लिए मैं एक बॉक्स बना देता हूं इतना बड़ा। ये 1000 के लिए बनाया तो 100 के लिए इसे बड़ा बनाऊं छोटा, तो इस 100 के लिए बना इससे छोटा, 10 के लिए इससे भी छोटा, 1 के लिए इससे भी छोटा। इस प्रकार इनको एक स्तूप प्राप्त हुआ, एक पिरामिड प्राप्त हुआ। और हमेशा ध्यान रखना पिरामिड के अंदर क्या होता है कि यदि सकरा भाग ऊपर की ओर होता है, ये सकरा भाग ऊपर की ओर है, तो पिरामिड कैसा है, सीधा। पिरामिड कैसा माना जाएगा, सीधा। पिरामिड सीधा। अगर ये सकरा भाग नीचे की ओर होता है, इस तरह से पिरामिड बनता है, तो इसे हम कहेंगे पिरामिड उल्टा। पिरामिड कैसा, उल्टा। क्लियर, ओके। तो यहां जो पिरामिड प्राप्त हुआ वो ऐसा पिरामिड प्राप्त हुआ, ठीक है, ऐसा पिरामिड प्राप्त हुआ। देखो 1000 के लिए इतना बड़ा बॉक्स है, तो 100 के लिए छोटा हो गया, 10 के लिए और छोटा हो गया, 1 के लिए और छोटा हो गया, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए। पिरामिड कैसा प्राप्त हुआ, सीधा। किसका पिरामिड है, ऊर्जा का। किसका है, चार्ल्स शेल्टन के द्वारा दिया गया ऊर्जा का पिरामिड है। कैसा प्राप्त हो रहा है, सीधा। कैसा हो रहा है, सीधा। अब देखो वो प्रश्न क्या पूछता है, वो कहता है कि परितंत्र में, क्या कहता है, परितंत्र में ऊर्जा के पिरामिड कैसे होते हैं। एक ऑप्शन देगा सीधा, एक ऑप्शन देगा सदैव सीधा। तो जवाब क्या होगा, सदैव सीधा। हमारे परितंत्र में ऊर्जा के पिरामिड सदा ही क्या होंगे, सीधे होंगे, क्योंकि हमेशा परितंत्र में ऊर्जा उत्पादक से किस में जाएगी, प्राथमिक से किस में जाएगी, द्वितीयक से किस में जाएगी। और हमेशा ऊर्जा केवल कितनी प्रतिशत जाएगी, 10% जाएगी, 10% जाएगी, 10% जाएगी। हमेशा ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा, कम। और जब ऊपर की ओर ऊर्जा का मान कम होता जाएगा तो हमेशा पिरामिड ऊपर की ओर सकरा प्राप्त होगा। और ऊपर की ओर सकरा है तो वो पिरामिड कैसा होगा, सीधा। इसलिए ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। ये नोट लगा के लिख देता हूं, नोट। परितंत्र में, परितंत्र में ऊर्जा के पिरामिड, ऊर्जा के, नोट कर लो, परितंत्र में ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं, सदैव सीधे होते हैं। परितंत्र में ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। परितंत्र में ऊर्जा के पिरामिड क्या होते हैं, सदैव सीधे होते हैं, क्योंकि हमेशा ही ऊर्जा 10% आगे जाएगी और हमेशा ऊर्जा का मान तृतीयक उपभोक्ता की ओर कम होता जाएगा, तो पिरामिड ऊपर की ओर सकरा ही प्राप्त होगा। हो गया।
ओके, चलिए अब पिरामिडों की बात करते हैं तो अगले पिरामिड की बात करते हैं। लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। ऊर्जा के तो हमेशा ही सीधे होंगे, इसके अलावा कौन से पिरामिड आपसे पूछ सकता है उनके विषय में बात करते हैं। लिखो तालाब के लिए जैव संख्या के पिरामिड, जैव संख्या के पिरामिड। उसने आपको परितंत्र क्या दे दिया? तालाब। परितंत्र का नाम क्या दे दिया? तालाब। और इस तालाब में आपसे जैव संख्या के पिरामिड पूछे हैं। ध्यान दे कैसे प्राप्त होंगे। देखो आधार कौन है? उत्पादक है। इन पर कौन निर्भर है? इन पर कौन निर्भर है? और द्वितीयक उपभोक्ता पर कौन निर्भर है? तृतीयक उपभोक्ता निर्भर है। बात क्लियर? ओके। बात करें किसकी? तालाब में उत्पादक कौन होगा? शैवाल। तालाब में पौधे के रूप में कौन है? तालाब में प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो सकता है? छोटी छोटी मछलियां, तो छोटी मछली लिख देता हूं। तालाब में द्वितीयक उपभोक्ता कौन हो सकता है? बड़ी मछली, यानी बड़ी मछलियां। तालाब में तृतीयक उपभोक्ता कौन हो सकता है? मगरमच्छ हो सकता है। बात क्लियर है कि नहीं? इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? यस, ठीक है। क्या समझ में आया? उत्पादक तालाब में कौन हो सकता है? शैवाल। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ओके, किसकी बात कर रहे हैं? संख्या की। पूरे तालाब में जितने शैवाल हैं उनकी संख्या ज्यादा है या छोटी मछली की, बड़ी मछली की, या मगरमच्छ की? सबसे ज्यादा संख्या शैवाल की है। तो सबसे ज्यादा संख्या शैवाल की है तो बॉक्स इसके लिए बड़ा बनेगा। सबसे कम संख्या किसकी है? तो ऊपर की ओर बॉक्स छोटा रहेगा, तो मैं डायरेक्ट ही बना देता हूं। ऐसा ही तो प्राप्त होगा हमें। पिरामिड ऐसा ही तो प्राप्त होगा। देखो ये सबसे बड़ा है शैवाल के लिए, ये छोटी मछलियां, ये बड़ी मछलियां, और ये मगरमच्छ। कैसा प्राप्त हुआ? सीधा। कैसा प्राप्त हुआ? तो आगे लिख देंगे जैव भार का सीधा पिरामिड। तालाब के लिए, नोट कर लो, तालाब के लिए जैव भार का सीधा पिरामिड, जैव भार का सीधा पिरामिड। तालाब के लिए जैव भार का सीधा पिरामिड। तो आपसे पूछे कि तालाब के लिए जैव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो सीधा होता है। तो पिरामिड कैसा प्राप्त हो गया? हमें सीधा पिरामिड प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला क्या पूछ सकता है आपसे? नेक्स्ट अगला एग्जांपल लिखो, तालाब के लिए जैव भार के पिरामिड। अभी तो संख्या के पूछे, अब वजन के पिरामिड पूछ लिया, भार के। अच्छा, मैंने जैव भार लिख दिया क्या? माफी चाहता हूं, जैव संख्या लिखो इसको, जैव संख्या का सीधा पिरामिड, जैव संख्या का पिरामिड। अब बात करते हैं जैव भार के पिरामिड कैसे होते हैं तालाब के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 2। तालाब के लिए, तालाब के लिए जैव भार के पिरामिड, तालाब के लिए जैव भार के पिरामिड। वही आधार कौन है? उत्पादक। इन पर निर्भर हैं प्राथमिक उपभोक्ता, इन पर द्वितीयक उपभोक्ता, और इन पर निर्भर है कौन? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है,
उत्पादक कौन है? वही शैवाल है, क्योंकि तालाब की बात हो रही है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? वही छोटी मछली है, छोटी मछली। द्वितीयक उपभोक्ता है बड़ी मछली, बड़ी मछलियां। और तृतीयक उपभोक्ता हो गए मगरमच्छ। अब ये संख्या की बात नहीं कर रहा, ये भार की बात कर रहा है, इनके वजन की बात कर रहा है। तो तालाब में जितने शैवाल हैं सबको इकट्ठा किया और उनका वजन कर लिया। जितनी छोटी मछलियां उनको निकाल के उनका वेट करो, बड़ी मछलियों का वेट करो, और जितने भी मगरमच्छ हैं उनको निकाल के वेट करो। वेट ज़्यादा सबसे किसका है? चाहे वो संख्या में बेशक 5 ही है, लेकिन बाकी सबसे वजन ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो बॉक्स बड़ा। सबसे कम वजन किसका निकलेगा? शैवाल का। तो नीचे की ओर कम है, ऊपर की ओर ज़्यादा, नीचे की ओर कम, तो यानी ऊपर की नीचे की ओर ये जो है पिरामिड सकरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? तालाब के लिए जैव भार का उल्टा पिरामिड प्राप्त होता है। तालाब के लिए जैव भार का उल्टा पिरामिड, जैव भार का उल्टा पिरामिड। तालाब के लिए जैव भार का बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। हो गया? चलिए अब चलते हैं आखिरी बिंदु की ओर इस यूनिट का, और वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लगाइए हेडिंग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो ध्यान दो, मैं इसको कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं आपको। ये है हमारा वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल है। और हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है कितनी? 78%। लेकिन किस रूप में है? गैस रूप में। किस रूप में है? गैस रूप में पाई जाती है। और गैस रूप में इस नाइट्रोजन का उपयोग, यानी कि नाइट्रोजन का गैस रूप में पौधे उपयोग नहीं करते हैं। पौधे उपयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। तो पौधे किस रूप में उपयोग करते हैं? तो हम लिखेंगे कि नाइट्रोजन का उपयोग, नाइट्रोजन का बाद में लिख लेना, इधर ध्यान दो। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग पौधे यौगिक रूप में करते हैं, कंपाउंड रूप में करते हैं। किस रूप में? यौगिक रूप में करते हैं, यौगिक रूप में करते हैं। दोबारा सुनिए, हमने कहा हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है और उसकी मात्रा है 78%। कितनी है? 78% मात्रा है। और ये जो नाइट्रोजन है इसका उपयोग पौधे गैस के रूप में नहीं करते। जब ये नाइट्रोजन कोई यौगिक बना लेती है, कंपाउंड बना लेती है, तो ये नाइट्रोजन मृदा में पहुंच जाती है और वहां से पौधे इसका उपयोग करते हैं। किस रूप में? यौगिक रूप में। अब इसका उपयोग क्या है? तो अगर नाइट्रोजन का उपयोग देखें, N2 का यूज, N2 का यूज, तो ये N2 जो है ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। किसके लिए? पौधों की वृद्धि हेतु। इसका यूज क्या है? पौधों की वृद्धि हेतु इसका उपयोग है। और इसकी मात्रा अधिक चाहिए, इसलिए ये गुरुमात्रिक, क्या है? गुरुमात्रिक पोषक तत्व है। गुरुमात्रिक पोषक तत्व है। गुरुमात्रिक पोषक तत्व का मतलब हो गया मैक्रो एलिमेंट्स है। क्या है? ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों को, इसलिए इसको गुरुमात्रिक या वृद्ध मात्रिक, गुरु यानी बड़ा, मात्रिक यानी मात्रा में, यानी बड़ी मात्रा में आवश्यकता है, पोषक तत्व है। तो पौधे उपयोग करते हैं यौगिक रूप में। होता क्या है दोस्तों, ये जो नाइट्रोजन है, होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन है, गैस नाइट्रोजन, ये गैस नाइट्रोजन क्या करती है? ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, नाइट्रोजन किसके साथ क्रिया करके?
ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके NO2 यौगिक का निर्माण करती है, बन गया यौगिक। और ये नाइट्रोजन जो है ये ओजोन के साथ O3 ओजोन के साथ क्रिया करके NO3 का निर्माण करती है। ये NO2 है नाइट्राइट, क्या कहते हैं इसको, नाइट्राइट कहते हैं इसको। और NO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रेट, क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं। तो ये नाइट्राइट और नाइट्रेट ये दोनों ही नाइट्रोजन के क्या हैं, यौगिक हैं, क्या हैं, यौगिक है। और जब नाइट्रोजन गैस रूप से इस NO2 और NO3 नामक यौगिकों में बदल जाती है तो ये यौगिक पहुंच जाते हैं कहां पर, मृदा में। कहां पहुंच जाते हैं, मृदा में। NO2 और NO3 कहां पहुंच गए, मृदा में। यानी ये कह दो इनडायरेक्टली कि नाइट्रोजन कहां पहुंच गई, मृदा में पहुंच गई। ठीक है, अब मृदा में कौन उगेंगे, पौधे उगेंगे, पादप। मृदा में कौन उगेंगे, पादप होंगे, प्लांट्स होंगे। तो नाइट्रोजन किन में चली जाएगी, पौधों में। पौधों को कौन खा रहा है, तो पौधों को खा रहा है जंतु। कौन खा रहा है, जंतु। तो नाइट्रोजन कहां पहुंच गई, जंतुओं के शरीर में पहुंच गई। जंतु क्या हो गए, मृत। जंतु क्या हो गए, मर गए। मरने के बाद कौन आएंगे, अपघटक आएंगे। कौन आएंगे, अपघटक आएंगे। अपघटक आकर मृत जीव के शरीर का क्या कर देंगे, अपघटन कर देंगे। क्या कर देंगे, डिकम्पोजिशन कर देंगे, अपघटन करेंगे। तो वापस से नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और ये नाइट्रोजन वापस कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में। कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी। जहां से आई थी वहीं पर वापस पहुंच गई। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन चक्र भी चलता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी होता है। तो नाइट्रोजन का गैस रूप से इन यौगिक रूप में बदलना ही नाइट्रोजन का क्या कहलाता है, स्थिरीकरण कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब बात आती है कि साहब ये हुआ कैसे, ये NO2 कैसे बना, NO3 कैसे बना, यानी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कारण क्या है। ठीक है, तो यहां हम बात करते हैं N2 फिक्सेशन के कारण। N2 फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण। कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण से नाइट्रोजन जो है वो गैस रूप से किस में बदल गई, यौगिक रूप में बदल गई। गैस रूप से किस में बदल गई, यौगिक रूप में बदल गई। तो पहला कारण तो क्या है, बादलों में बिजली का चमकना। बादलों में बिजली का, बादलों में बिजली का चमकना, बादलों में बिजली का चमकना। जब बादलों में बिजली चमकती है तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है आयनाइज हो जाती है, आयनाइज्ड हो जाती हैं और ये नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके NO2 और NO3 बना लेते हैं। दूसरा कारण क्या है, तो दूसरा कारण है दोस्तों राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम, राइजोबियम नामक जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु द्वारा। ठीक है, कैसे, जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं, कौन से पौधे, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी का मतलब क्या है, ऐसे पौधे जिनमें फलियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, फलियां पाई जाती हैं। फलियों को कहते हैं लेग्यूम। क्या कहते हैं, लेग्यूम। और इसलिए इनके कुल का नाम क्या हो गया, लेग्यूमिनेसी। उदाहरण हो गए चना, मटर आदि, यानी मटर कुल के पौधे। मटर कुल के जो पौधे होते हैं इनकी जो रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, इन जड़ों में पाई जाती हैं गांठें। क्या पाई जाती हैं, और इन गांठों में कौन रहता है, राइजोबियम नामक जीवाणु। कौन रहता है इनमें, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं, इन राइजोबियम जीवाणु में ये कैपेसिटी होती है कि ये गैस नाइट्रोजन को लेकर यौगिक में बदल देते हैं, NO2 और NO3 में बदल देते हैं। इन राइजोबियम को तो रहने के लिए जगह चाहिए और पौधे को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए वृद्धि के लिए। तो मटर कुल के पौधों ने इनको कहा भैया आ जाओ, देखो है हमारे जगह है, आप यहाँ रह सकते हो, बदले में आप हमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके देना। यानी दोनों को फायदा हो रहा है। ऐसा जीवन जिसमें दोनों, जैसे आप पीजी में रहते हो, पीजी वाले के पास जगह, आपके पास पैसे, आपने उसको पैसे दिया, उसकी जरूरत पूरी, आपको जगह चाहिए, आपको जगह मिल गई, आपकी जरूरत पूरी। यही होता है, इसे कहते हैं सहज जीवन। क्या कहते हैं इसको, सहज जीवन कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। तो ये राइजोबियम जो है ये सहज जीवन का उदाहरण है, सहज जीवन का उदाहरण है, सिम्बायोसिस का उदाहरण है। एक और सहजीवन का उदाहरण है, सहजीवन का एक अच्छा उदाहरण और है, वो है लाइकेन। कौन है, लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, शैवाल और कवक, बताया था ना मैंने आपको, शैवाल प्लस कवक दोनों मिलकर रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वो सहजीवन कहलाता है। तो राइजोबियम नामक जीवाणु मटर कुल के पौधे या लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में रहते हुए गैस नाइट्रोजन को यौगिक में बदल देते हैं। जब गैस नाइट्रोजन यौगिक में बदल जाएगी तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, स्थिरीकरण हो जाएगा। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरे कारण की बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, तो वो है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर नामक जीवाणु, एजेटोबैक्टर जीवाणु।
ये जो एजेटोबैक्टर नामक जीवाणु है दोस्तों, ये भी गैस नाइट्रोजन को यौगिक नाइट्रोजन में बदलते हैं, लेकिन ये किसी के साथ नहीं रहते, ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र जीवी, वायु में स्वतंत्र रहते हैं और गैस नाइट्रोजन को यौगिक नाइट्रोजन में बदलते हैं। इनके अलावा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले कुछ शैवाल हैं, जैसे नील हरित शैवाल, नाम इनका नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल भी कौन है? जैसे नील हरित शैवालों का नाम है, जैसे एक का नाम है नोस्टॉक, क्या नाम है? नोस्टॉक। और एक नील हरित शैवाल का नाम है एनाबीना, क्या है? एनाबीना। तो नोस्टॉक और एनाबीना, नील हरित शैवाल भी गैस नाइट्रोजन को यौगिक में बदलते हैं, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और उन शैवालों का नाम क्या है? नोस्टॉक और एनाबीना द्वारा क्या किया जाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। नाइट्रोजन का क्या किया जाता है? स्थिरीकरण किया जाता है। एक और है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, कौन है? क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु द्वारा। ये क्लोस्ट्रीडियम नामक जो जीवाणु हैं, ये भी नाइट्रोजन को गैस रूप से यौगिक रूप में बदलते हैं। मित्रों ध्यान रहे, ये जो गैस नाइट्रोजन है, इस गैस नाइट्रोजन का किस में बदलना? यौगिक नाइट्रोजन में बदलना। किस में बदलना? यौगिक नाइट्रोजन में बदलना, यानी NO2 NO3 में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है। बोले तो नाइट्रिफिकेशन। सीधा प्रश्न पूछ ले नाइट्रीकरण क्या है, तो हम कहेंगे गैस नाइट्रोजन का यौगिक नाइट्रोजन में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है। और जो जीवाणु ये काम करते हैं वो कहलाते हैं नाइट्रीकारी बैक्टीरिया या नाइट्रीकारी जीवाणु। ऐसे जीवाणु जो गैस नाइट्रोजन को यौगिक नाइट्रोजन में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं। वो सीधा कहेगा निम्न में से नाइट्रीकारी जीवाणु है, और वहां पर आप लोगों को जो है जो इसका कोई एक नाम दे देगा, एजेटोबैक्टर दे देगा, या आपको दे देगा कौन? राइजोबियम दे देगा, तो हम समझ जाएंगे वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो वे जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं नाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं। ठीक है। और इसके विपरीत भी एक मामला होता है, और वो होता है विनाइट्रीकरण। क्या होता है? विनाइट्रीकरण। बोले तो डीनाइट्रिफिकेशन। देखो विनाइट्रीकरण सिंपल है, ये तो है नाइट्रोजन के यौगिक, N2 के यौगिक, कौन? NO2 और NO3, ब्रैकेट में लिख देता हूं NO2 और NO3, ये नाइट्रोजन के यौगिक है, नाइट्रोजन के यौगिक है। और इनको किसी जीवाणु ने, और इस जीवाणु का नाम है सूडोमोनास, ये सूडोमोनास नामक जीवाणु है, ये नाइट्रोजन के यौगिकों को तोड़कर वापस नाइट्रोजन को किस रूप में? गैस रूप में बना देता है। इसे कहते हैं विनाइट्रीकरण। क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण। और ये जो जीवाणु हैं ये क्या कहलाएंगे? विनाइट्रीकारी जीवाणु। यानी कि हम कह सकते हैं कि विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? विनाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं। विनाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? वापस देख लो कॉन्सेप्ट, फिर नोट कर लेना। हमने कहा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? वातावरण में नाइट्रोजन 78% है जो गैस रूप में है, और नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक मात्रा में चाहे जाने वाला तत्व है, पदार्थ है, इसलिए इसको वृद्ध मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। लेकिन पौधे गैस रूप में नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग यौगिक के रूप में करते हैं। यौगिक है इसके दो प्रकार के, NO2 और NO3, नाइट्राइट और नाइट्रेट। जैसे ही नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में बदल जाती है तो यौगिक कहां चले जाते हैं? मृदा में चले जाते हैं। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन होना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होना। मृदा से पादप, पादपों से जंतु, जंतु के मृत होने के बाद अपघटकों द्वारा अपघटन की प्रक्रिया से वापस ये नाइट्रोजन वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। इस प्रकार नाइट्रोजन का चक्कर भी चलता रहता है। इसके बाद हमने बात की कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ कैसे। तो एक कारण है कि गैस नाइट्रोजन यौगिकों में बदले, उसका कारण है बादलों में बिजली का चमकना। एक कारण है राइजोबियम नामक जीवाणु जो कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की गांठों में रहते हुए गैस नाइट्रोजन को यौगिक नाइट्रोजन में बदले देते हैं, जो कि सहजीवन का उदाहरण है।
एक है दोस्तों एजेटोबैक्टर नामक जीवाणु भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, लेकिन ये किसी पौधे के साथ नहीं रहते, ये वायु में स्वतंत्र रहते हुए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एक है नील हरित शैवाल, जिनमें नॉस्टॉक और एनाबीना नामक नील हरित शैवाल जो है ये भी नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। और क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। गैस नाइट्रोजन का यौगिक नाइट्रोजन में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है। और ऐसे जीवाणु जो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया करते हैं नाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं। इसके विपरीत एक प्रक्रिया होती है, वो होती है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण का मतलब है कि जब नाइट्रोजन के यौगिक टूटकर वापस नाइट्रोजन गैस में बदल जाएं तो वो विनाइट्रीकरण कहलाता है। और विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु का नाम है स्यूडोमोनास। और ऐसे जीवाणु जो विनाइट्रीकरण करते हैं विनाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं। इसी के साथ आपका इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र जो कि आपकी एक पूरी यूनिट है कंप्लीट होती है। एग्जाम में आपको 2 प्रश्न यहां से देखने को पक्का मिलेंगे, नोट कर लीजिए।